Hey, hello everyone, this is Advocate Ravi Chandra here. Welcome you all on Samarth High and Judiciary. मिशन राजस्थान ईपीओ की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और आर्म्स एक्ट 1959 के पार्ट 5 में कुछ पनिशमेंट्स के बारे में बात करेंगे। जो चैप्टर 5 है अपना आर्म्स एक्ट का, उसमें पनिशमेंट्स दे रखा है, बहुत तरह का पनिशमेंट दे रखा है, उसके बारे में बात करेंगे। आपको पहले भी मैंने जब सेक्शन 3, 4, 5, 6 पढ़ाया था उसमें भी पनिशमेंट के बारे में डिस्कस किया था मैंने आपसे। आप सबकी जिम्मेवारी बनती कि जो पनिशमेंट मैं आप सबको आज पढ़ा रहा हूं उन पनिशमेंट्स को आपको दिमाग में रखना है और जो पहले पढ़ा रखा है उनको भी याद रखना है। और एक वीडियो जो अगला वीडियो बनेगा उसके बाद आर्म्स एक्ट आपके जो बेयर एक्ट की प्रोविजन है वो खत्म हो जाएगा, उसमें भी कुछ मैं पनिशमेंट्स के बारे में बताऊंगा। क्योंकि अगर एक साथ बैठोगे पनिशमेंट पढ़ने तो बहुत कंफ्यूजन होगा, तो डिवाइड कर दिया मैंने उसको अलग अलग वीडियोज में ताकि आपको आसानी हो याद करने में। ठीक है, एक लास्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर में बनेगी, नेक्स्ट चैप्टर की उसके बाद खत्म हो जाएगा। देन आफ्टर वी विल डिस्कस एमसीक्यूज ऑन द आर्म्स एक्ट। टिल देन आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए और हम कुछ क्वेश्चंस के साथ शुरू करेंगे जो पहले वीडियो में हमने छोड़ रखा था। चलिए देखिए, एमसीक्यू मैंने आपको दिया था कि किस सेक्शन ऑफ द आर्म्स एक्ट में ये बात किया हुआ है कि सर्च एंड सीजर बाय मजिस्ट्रेट जो है वो दिया हुआ है। तो सेक्शन 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने आपको पढ़ाया था। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया था, वो आप याद रखिएगा। सेक्शन 25 सब सेक्शन 1A में डिस्कस किया हुआ है कि सेक्शन 24A और सेक्शन 24B के अंदर जो भी नोटिफिकेशन इशू होते हैं उसके बाद भी अगर आप कैरी कर रहे हो, पोजीशन कर रहे हो कोई भी आर्म्स एंड डोमिनेशन का, नोटिफाइड आर्म्स की बेसिकली, तो आपको जो पनिशमेंट मिलेगी वो शैल नॉट बी लेस देन 7 years बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। पनिशमेंट से ही क्वेश्चंस बनते हैं ज्यादातर आर्म्स एक्ट में, तो आपको पनिशमेंट्स चीजें याद रखनी है, कौन से प्रोविजंस में दिया हुआ है। सेक्शन 25 सब सेक्शन 1A में सेक्शन 24 और सेक्शन 24B के बारे में डिस्कस किया हुआ है, तो दोनों चीज आपको क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं ऑफेंसेस के बारे में, जो पेनाल्टीज हमारे उसके बारे में। चैप्टर 5 कहता है ऑफेंसेज एंड पेनाल्टी। आपको मैंने कई सारे ऑफेंसेज और पेनाल्टी पहले भी पढ़ा रखा है, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 8, 9, 10, 5, 6 जितना बचे सब पढ़ा रखा था मैंने आपको उसमें सारी चीजें मैंने आपसे डिस्कस भी किया हुआ था। ठीक है, तो उसके अलावा जो सेक्शन 25 का सब सेक्शन 1AB में क्या कहता है, हुएवर बाय यूजिंग फोर्स। फोर्स मतलब वही सेम डेफिनेशन जो आईपीसी में दिया हुआ है, वही वैसे यहाँ लिखा हुआ नहीं है पर आप मान के चल सकते हो, जो फोर्स का डेफिनेशन सेक्शन 349 में लिखा हुआ है ना, वही चीज यहाँ भी होगा आईपीसी के तहत। कहता है बाय फोर्स अगर कोई भी फायर आर्म पुलिस से या आर्म्ड फोर्सेज से आप लेते हो तो आपको पनिशमेंट होगी शैल नॉट बी लेस देन 10 years बट विच में एक्सटेंड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। तो बेसिकली क्या कहता है, अब सेक्शन 1 मैंने 1 आपसे पहले डिस्कस किया, 1A पहले डिस्कस कर लिया है, कुछ और भी 1B मैंने पहले आपसे डिस्कस कर लिया था सेकंड वीडियो में। तो आप सबकी जिम्मेवारी बनती है कि प्लेलिस्ट को ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है ना, तो सेक्शन 25 1AB कहता है कि जब भी कोई इंसान किसी भी पुलिस फोर्स से या फिर आर्म्ड फोर्सेज से उसका फायर आर्म्स ले लेता है फोर्सली, तो उसको 10 साल की मिनिमम पनिशमेंट और मैक्सिमम लाइफ इंप्रिजनमेंट प्लस फाइन है वो मिलेगा। सेक्शन 25 1C क्या कहता है, देखो इतना 1A 1B है ना कि मेरे को भी कंफ्यूजन होता है बोलने में। ठीक है, सेक्शन 25 1C क्या कहता है कि नथिंग नॉट बी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सब सेक्शन 1B। 1B में कौन कौन से आते हैं मैंने आपको पढ़ाया था, सेक्शन 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, इन सबका जो पनिशमेंट दे रखा है, मिनिमम 2 साल के जो पनिशमेंट दे रखा है वो कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 25 1B में। तो कहता है सेक्शन 125B के अंदर किया हुआ कोई भी पनिशमेंट जिसके बारे में मैंने आपसे पहले डिस्कस किया हुआ है, अगर वो सारी चीजें किसी भी डिस्टर्ब्ड एरिया में होता है तो पनिशमेंट कितनी हो जाएगी, शैल नॉट बी लेस देन 3 years बट विच में एक्सटेंड टू 7 years। वैसे 2 years की पनिशमेंट है उसमें, ठीक है, नॉर्मली सेक्शन 25 1B में। पर अगर वही काम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 1C अगर आपने डिस्टर्ब्ड एरिया में कर दिया, मान लो बिना लाइसेंस के घूम रहे हो आप, बिना लाइसेंस के कैरी कर रहे हो, पोजीशन कर रहे हो आप, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो आप डिस्टर्ब एरिया में, या फिर वहां लेके जा रहे हो आप इंडिया के किसी डिस्टर्ब्ड एरिया के पार्ट में, तो सेक्शन 25 1C अट्रैक्ट होगा और मिनिमम 3 साल की पनिशमेंट है बट मैक्सिमम 7 years की पनिशमेंट है। क्वेश्चन क्या पूछेगा आपसे कि किस प्रोविजन में डिस्टर्ब्ड एरिया के बारे में डेफिनेशन दिया हुआ है, तो सेक्शन 25 1C में दिया हुआ है। और होता क्या है, डिस्टर्ब्ड एरिया मतलब वैसा एरिया दैट इज डिक्लेयर्ड टू बी डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर एनी इनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स मेकिंग प्रोविजन फॉर द सप्रेशन ऑफ डिसऑर्डर and restoration and maintenance of public order and includes any areas specified by notification under section 24A 24B। पूछेंगे क्या डिस्टर्ब्ड एरिया के अंदर 24A और 24B भी कवर्ड है, तो आंसर होगा हाँ। उसके अलावा क्या क्या सप्रेस करने की बात कर रखा है, डायरेक्ट वर्ड पूछते हैं, डिसऑर्डर, रिस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, बस इसके बारे में बात किया हुआ। तो ये लाइन याद रखिएगा, मैं हाईलाइट करना भूल गया इसको, आपको याद रखना है, सप्रेशन ऑफ डिसऑर्डर एंड रिस्टोरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। इसके बारे में कहीं भी इनैक्टमेंट में नोटिफिकेशन में कह रखा है कि वो एरिया अभी के लिए डिस्टर्ब्ड एरिया, तो वहां पे आप वायलेट नहीं कर सकते सेक्शन 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 की जो भी प्रोविजन है उसको अगर आप करते हो तो 3 साल की मिनिमम पनिशमेंट, 7 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट है। सेक्शन 25 सब सेक्शन 2 कहता है कि जो भी सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 क्लाउज ए सब क्लाउज 1 ये क्या डील करता है पता है आपको,
जो 21 साल से नीचे के बच्चे होते हैं ना, वो पजेस नहीं कर सकते, कैरी नहीं कर सकते आर्म्स एंड एम्यूनिशन, उसके बारे में बात करता है। अगर वो एक्वायर करता है या पजेशन करता है या कैरी करता है किसी भी फायर आर्म को, एम्यूनिशन को, तो आपको मिनिमम 1 साल की पनिशमेंट हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। ये बातें कह रही सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 में। तो 21 साल से नीचे के बच्चे एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 क्लाउज ए सब क्लाउज 1 के तहत अगर आप पजेशन कर रहे हो तो सेक्शन 25 सबसेक्शन 2 कहता है कि आपको 1 साल तक की पनिशमेंट होगी। सिंपल सी चीज है। सेक्शन 25 सबसेक्शन 5 पढ़िए, बाकी मैंने बीच में चीजें छोड़ दी है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा। सेक्शन 25 सबसेक्शन 5 कहता है कि सेक्शन 19 के हिसाब से जब भी कोई आपसे नाम एंड एड्रेस मांगता है, कोई भी पुलिस ऑफिसर, मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आप रिफ्यूज कर जाते हो नाम या एड्रेस या कोई भी ऐसा नाम या एड्रेस जो देते हो वो गलत निकलता है मान लो, तो आपको 6 महीने तक की पनिशमेंट हो सकती है और विथ फाइन ऑफ एन अमाउंट बीच में एक्सटेंड टू 2000 रुपी और विथ फोर्थ। अब याद कैसे रखना है आपको? सेक्शन 25 सबसेक्शन 5 कहता है कि अगर सेक्शन 19 के तहत मांगा हुआ कोई भी एड्रेस या नाम जो पुलिस ऑफिसर आपसे मांगता है, कोई भी पुलिस ऑफिसर, आप गलत देते हो या फिर आप देते ही नहीं हो, तो आपको 6 महीने तक की पनिशमेंट हो सकती है और 2000 रुपये तक की फाइन याद हो सकती है। ये लाइन सुन लीजिए, आपको याद रहेगा, ठीक है ना? सुना हुआ ज़्यादा टाइम तक याद रहता है। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बस आप लोगों को दिमाग में डालनी वो चीज़ें। बार बार देखिए, बार बार क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा एक साथ, कम से कम 100 क्वेश्चंस आर्म सेक्टर तो जरूर करेंगे अपन, ठीक है ना? प्रीवियस ईयर के कुछ मैं भी कराऊंगा आपको पर्सनली भी, तो आपका अच्छा हो जाएगा। सेक्शन 25 सबसेक्शन 9 कहता है अगर कोई भी फायर आर्म रैश और नेग्लिजेंट मैनर, अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है, रैश एंड नेग्लिजेंट या सिर्फ रैश या सिर्फ नेग्लिजेंट या रैश और नेग्लिजेंट मैनर, ऐसे करके ऑप्शंस आएंगे। तो रैश और नेग्लिजेंट मैनर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 सबसेक्शन 9, सेक्शन 25 सबसेक्शन 9 कहता है कि अगर आपने रैश या नेग्लिजेंट मैनर से कोई भी फायर आर्म यूज किया या कोई भी सेलिब्रेटरी गन फायर यूज किया जिससे किसी के भी ह्यूमन लाइफ को इंडेंजर होता है या पर्सनल सेफ्टी, दूसरे की पर्सनल सेफ्टी को इंडेंजर होता है, तो आपको 2 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है और फाइन हो सकती है कितने तक की? 1 लाख रुपए तक की। क्वेश्चन क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सा सेलिब्रेटरी गन फायर के डेफिनेशन में आता है। तो सेलिब्रेटरी गन फायर मींस एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग फायर आर्म इन एनी पब्लिक गैदरिंग्स, रिलीजियस प्लेसेज, मैरिज पार्टीज और अदर फंक्शंस और टू फायर एम्यूनिशन। पब्लिक गैदरिंग हो गया, मान लो रैली वगैरह होता है, वहां पे आपने बंदूक लगाना चला दिया, स्टार्ट कर दिया, या रिलीजियस प्लेसेस में, मैरिज पार्टी में, जो आपको कई इंडिया के स्टेट्स में स्पेसिफिकली दिख जाएंगे, बड़े बड़े जो बंदूकें लेके जाते हैं लोग, है ना, तो वो दिख जाएंगे आपको। तो ये सेलिब्रेटरी गन फायर्स हैं। अगर इससे किसी के भी जान माल को खतरा होता है, इंडेंजर टू द ह्यूमन लाइफ या पर्सनल सेफ्टी ऑफ अदर्स, तो 2 साल तक की पनिशमेंट है और 1 लाख तक का आपका क्या है? फाइन है। सेक्शन 25 सबसेक्शन 9। सेक्शन 26 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सेक्शन 27 देखिए, पनिशमेंट फॉर यूजिंग आर्म्स कहता है whoever uses any arms or ammunition in contravention of section 5। सेक्शन 5 कहता है मैन्युफैक्चर से और व्हाट आर्म्स वगैरह के अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, सेल करते हो, उससे डील करता है, उसके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। तो सेक्शन 27 कहता है, पहला सबसेक्शन 1 कहता है कि सेक्शन 5 के तहत अगर आप बिना लाइसेंस के आर्म्स एंड एम्यूनिशन की मैन्युफैक्चरिंग या सेलिंग कर रहे हो तो आपको 3 साल तक की मिनिमम पनिशमेंट हो सकती है, बट विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। इसकी एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें पनिशमेंट्स की आपको एक मैं लिस्ट दूंगा, याद करने का तरीका, और विथ निमोनिक्स एज वेल मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो आप सबको जिम्मेदार, आप सब बस इतना परेशान मत हो, अभी पढ़ लो। एक लास्ट वीडियो में उसमें पनिशमेंट्स की एक पूरी चार्ट बना के दे दूंगा, कैसे कैसे याद करना है वो भी बता दूंगा, ठीक है? जैसे मैंने याद करा वैसे मैं आपको पढ़ा दूंगा। सेक्शन 27 सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर सेक्शन 7 के तहत कोई भी प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिट एम्यूनिशन का यूज कर रहे हो तो आपको 7 साल तक की मिनिमम पनिशमेंट हो सकती है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की भी चीजें हो सकती है। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना वो पेज, वो भी आपको याद रखना है। सेक्शन 27 सबसेक्शन 3 कहता है कि whoever uses any prohibited arms or ammunition or does any act in contravention of section 7 and such use or act results in death of any other person। सेक्शन 7 बेसिकली कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एक्विजिशन और पोजेशन ऑफ मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स और प्रोहिबिटेड एम्यूनिशन। मैंने आपको पढ़ाया है ना, प्रोहिबिटेड आर्म्स आप कैरी कर सकते हो, ना पजेस कर सकते हो, ना मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ना सेल करते हो। और अगर ऐसा कर देते हो और वैसा करने से किसी बंदे की डेथ हो जाती है तो आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनाल्टी तक भी मिलेगी। पर अगर डेथ नहीं होती है तो सेक्शन 27 सबसेक्शन 2 कहता है कि 7 साल की मिनिमम पनिशमेंट जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी हो सकती है, ये एज पर सेक्शन 27 सबसेक्शन 2 कहता है। सेक्शन 28 कहता है पोजेशन पनिशमेंट फॉर यूज एंड पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स और इमिटेशन फायर आर्म्स इन सर्टेन केसेस। सेक्शन 6 पढ़ाया था मैंने आपको, जिसमें आप इमिटेशन फायर आर्म्स का डेफिनेशन पढ़ाया था। इट अपीयर्स टू बी फायर आर्म्स, मतलब वो फायर आर्म होता नहीं, वो दिखने में फायर आर्म्स होता है। जैसे बच्चों के टॉय गन को अगर आप यूज कर रहे हो एज अ फायर आर्म्स और उस वजह से आप प्रिवेंट कर रहे हो या रेसिस्ट कर रहे हो लाफुर अरेस्ट और डिटेंशन को अपने आप के,
तो आपको कम से कम 7 साल तक की पनिशमेंट और फाइन हो सकती है। मान लो पुलिस मुझे अरेस्ट करने गई, मैंने कुछ क्राइम किया हो और मैंने उस टॉय गन को ऐसे यूज किया, या मैंने मान लो वो धमाल में वो उस चीज़ का बनाते हैं ना, फिर वो पानी से वो हो जाता है, बिल्कुल खराब हो जाता है, अगर उस चीज़ का आपने कुछ बना लिया एंड इट अपीयर्स टू बी अ फायर आर्म्स और पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर पाती है उस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से, तो आपको ऊपर 7 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है। ठीक है, याद रखना। सेक्शन 28 में सेक्शन 29, पनिशमेंट फॉर नोइंगली परचेजिंग आर्म्स ईटीसी फ्रॉम अनलाइसेंस्ड पर्सन और फॉर डिलीवरिंग आर्म्स ईटीसी टू पर्सन नॉट इंटाइटल टू परचेज द सेम। अगर कहता है कोई भी ऐसा परचेज कर रहे हो या फिर आप डिलीवर कर रहे हो, बेसिकली सेक्शन 29 सबसेक्शन ए में देख लो क्या कहता है, बेसिकली क्लाउज में कि whoever purchases any firearms or any other arms of such class or description as may be prescribed or any ammunition from any other person knowing that such other person is not licensed or authorized under section 5, या फिर डिलीवर करते हो कोई भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन का into the possession of another person without previously ascertaining that such other person is entitled by virtue of this act or not or any other law for the time being in force and is not prohibited by such act or such other law and having in such possession the same shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years or be fined। सिंपली समझो क्या कहता है। सेक्शन 29 कहता है अगर अनलाइसेंस्ड पर्सन या फिर वैसा इंसान जिससे आपको खरीदने की इजाजत नहीं है, ठीक है, लाइसेंस डीलर के अलावा कहीं और से आप खरीद रहे हो, ब्लैक में जिसको कहते हैं, या फिर आप उसको डिलीवर भी कर रहे हो ना, तो सेक्शन 29 अट्रैक्ट हो जाएगा और 3 साल तक की मिनिमम पनिशमेंट और फाइन भी है। ठीक है। सेक्शन 30 कहता है अगर कोई भी, मैं कह रहा हूं कोई भी लाइसेंस या रूल जो इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत है उसको आप कंट्रावेन करते हो और उसके बारे में कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया हुआ है कहीं पे भी, सेविंग क्लाउज है ये, तो आपको किसी भी सूरत हाल में 6 महीने की पनिशमेंट तो होनी होनी और 2000 रुपए की फाइन होनी है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सही बात। कई बार पूछेंगे पेपर में, बताओ कौन सा सेक्शन है जो ये कहता है कि कोई भी अगर आर्म्स एक्ट के तहत पनिशमेंट नहीं दिया हुआ है तो वो पर्टिकुलर सेक्शन से वो चीजें चलेंगी। तो सेक्शन 30 कहता है कि कोई भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन का, चाहे लाइसेंसिंग का हो रिलेटेड हो या कैरी पोजीशन का रिलेटेड हो, उसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई आर्म्स एक्ट में, तो सेक्शन 30 अट्रैक्ट होगा और 6 महीने की पनिशमेंट और 2000 रुपए का फाइन आपके ऊपर लगेगा। सेक्शन 31 कहता है पनिशमेंट फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस। पहले तो सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस का मतलब समझ लो। मान लो पहले आपने सेक्शन 3 के तहत वायलेशन करा और आपके ऊपर पनिशमेंट हो गई सेक्शन 25 1B में 2 साल की, फिर मान लो आपने सेक्शन 5 के तहत पनिशमेंट कर दी, तो सेक्शन 5 के हिसाब से चलेंगी ये चीजें। तो कहता है whoever having been convicted of an offense under this act is again convicted of an offense under this act shall be punishable with double the penalty prohibited for the latter offense। आप समझ रहे हो आर्म्स एक्ट की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, कितना ज्यादा इसमें पनिशमेंट दे रखा है। क्यों? आप आर्म्स कैरी नहीं कर सकते। इंडिया देखो, अमेरिका में गन कल्चर है, इंडिया में गन कल्चर नहीं। कोई भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन लेके ऐसे ही नहीं घूम सकता। अमेरिका में घूम सकते हो आप, इट्स अ फंडामेंटल राइट इन अमेरिका बेसिकली। इसी वजह से वहाँ देखोगे कई बार कहीं रेस्टोरेंट में अटैक हो रहे हैं, कहीं पे 20 लोग मार दे रहे हैं, कोई बच्चों को मार दे रहे हैं, एंड स्टिल दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस। बट इंडिया में ऐसा कल्चर नहीं है, आप आर्म्स लेके कैरी नहीं कर सकते हमेशा। पोजीशन को प्रॉब्लम है, कैरी तो बहुत दूर की बात है। तो सेक्शन 31 कहता है कि अगर एक बार कन्विक्टेड हो चुके हो ऑफेंस के लिए और बाद में किसी और ऑफेंस के लिए कन्विक्टेड हो तो अंडर द सेम एक्ट, तो जो दूसरी बार आप कन्विक्ट हुए हो ना, उसके डबल पेनाल्टी आपको मिलेगी। जो पनिशमेंट दे रखा है उसका डबल आपको मिलेगा। ठीक है। सेक्शन 32 कहता है पावर टू कन्फिस्केट। सिंपल कहता है कि जब भी कोई पर्सन कन्विक्ट होता है इस एक्ट के हिसाब से, तो कोई भी कोर्ट जो कन्विक्ट कर रही है उसके डिस्क्रिप्शन में होता है कि वो उसकी पूरी आर्म्स एंड एम्यूनिशन को या कुछ पोर्शन को या कोई व्हीकल को या कोई भी अदर मीन्स ऑफ कन्वेंस को या कोई भी रिसेप्टेबल और अदर थिंग कंटेनिंग और यूज टू कंसील द आर्म्स एंड एम्यूनिशन, उसको कन्फिस्केट कर सकता है। तो सेक्शन 32 में किसके बारे में बात किया गया? कन्फिस्केशन के बारे में। कौन कर सकती है? कन्विक्टिंग कोर्ट कर सकती है। क्या सिर्फ और सिर्फ पूरी आर्म्स एंड एम्यूनिशन करेगी? नहीं, कोई पार्ट भी कर सकती है, कोई वेसल भी कर सकती है, या कोई भी ऐसा ही चीज जो यूज हुआ कंसीलिंग के लिए। इसमें प्रोवाइजर दिया हुआ, अगर यही कन्विक्शन अपील में जाकर के या किसी भी तरीके से सेट असाइड हो जाती है तो कन्फिस्केशन क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। आगे कहता है सेक्शन 32 है ना, आई गेस, हाँ, सेक्शन 32 सबसेक्शन 2 कहता है कि एन ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन मे बी ऑल्सो बी मेड बाय द अपीलेट कोर्ट और बाय द हाई कोर्ट व्हेन एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑफ रिवीजन। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है। सेक्शन 33 एज सिंपल एज दैट ऑफेंसेस बाय कंपनीज। कंपनी अगर कोई ऑफेंस करती है तो जो भी वहाँ पे डायरेक्टर होगा उस मोमेंट के लिए, जो भी इंचार्ज होगा वो कन्विक्ट हो जाएगा। प्रोवाइजो कहेगा आप बता दो भैया कि आपको नहीं पता था। सेकंड में डायरेक्टर वगैरह की गलती है तो डायरेक्टर वगैरह भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। सिंपल चीज़ है ये। इसमें आपको याद क्या रखना है एक्सप्लेनेशन में, कंपनी मतलब एनी बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स अ फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कर दे रहा हूँ, मैं आपसे कराऊंगा एमसीक्यू में कि कंपनी में कौन नहीं आता है। कोई बॉडी कॉर्पोरेट आएगा तो बिल्कुल आएगा, कोई फॉर्म आएगा तो हाँ, और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स भी कंपनी के अंदर आएगा। डायरेक्टर इन रिलेशन टू अ फर्म मीन्स अ पार्टनर इन द फर्म। ये याद रखना है आपको। डायरेक्टर मतलब किसी फर्म के रिलेशन में उस फर्म का पार्टनर भी क्या हो जाएगा? एक तरीके से डायरेक्टर हो जाएगा।
सेक्शन 38 देख लेते हैं, चैप्टर 6 में दे रखा है ये, ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल। एक लास्ट वीडियो बनाऊंगा, उसको एक निमोनी का वीडियो बनाऊंगा, देन वी विल गो फॉर एमसीक्यूज। आप वीडियो को शेयर करिए, लोगों के साथ बताइए समर्थाइजेशन जुडिशरी के बारे में। कुछ डाउट होता है तो वही पूछिए, कोई दिक्कत हो वो भी बताइए, नीचे देखेंगे उसके ऊपर काम करेंगे। सेक्शन 38 कहता है ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल। सिंपल सी चीज आप भी समझते हो, इस पर्टिकुलर कानून के तहत किया हो कोई भी ऑफेंस क्या होगा, कॉग्निजेबल होगा, बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हो। वो सिंपल है बिल्कुल, आर्म्स एक्ट में देखोगे आप अरेस्ट हो जाता है। आपको पनिशमेंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस कई बार पनिशमेंट कुछ ज्यादा इन्हांस करके आपको बोल देगी, आपको डरना नहीं, आपको याद रखना है। सेक्शन 39 प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नेसेसरी इन सर्टेन केसेज। क्या कहता है, नो प्रोजिक्यूशन शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सेक्शन 3 मैंने आपको पढ़ाया था कि लाइसेंस फॉर एक्विजिशन एंड पोजेशन ऑफ फायर आर्म्स एंड एम्यूनिशन, आपकी एक्विजिशन, पोजेशन और कैरी की मैंने अगर आपको बात करी थी फायर आर्म्स एंड एम्यूनिशन का, कोई भी प्रोजिक्यूशन बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के प्रीवियस सैंक्शन के नहीं हो सकता है। अगर आप अरेस्ट हो गए हो ठीक है, आपके खिलाफ प्रोजिक्यूशन स्टार्ट तभी होगा जब प्रीवियस सैंक्शन कौन देगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस जुरिडिक्शन का। तो आपको याद रखना है सेक्शन 39 वेरी इंपॉर्टेंट, किसके प्रीवियस सैंक्शन के बाद से ही सेक्शन 3 के तहत किया हुआ कोई भी वायलेशन स्टार्ट हो सकता है, प्रोजिक्यूशन स्टार्ट हो सकता है, तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ दैट जुरिडिक्शन। सेक्शन 40 पढ़ लीजिए, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। कहता है कोई भी सूट, कोई भी प्रोजिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट एनी पर्सन फॉर एनीथिंग विच इज इन गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट। नहीं स्टार्ट होगा अगर आपने अच्छे काम से किया हो। मान लो किसी को आपने देखा चोरी करते हुए और आप अपना बंदूक लेके यूज कर रहे हो, ठीक है, उसको डरा धमका रहे हो, या फिर आपके पास किसी भी तरीके से कुछ ऐसा जो गुड फेथ में किया गया हो, तो सेक्शन 40 अट्रैक्ट होगा। ये आर्म्स एक्ट का सेक्शन चैप्टर 5 था, इसको हमने डिस्कस कर लिया। कुछ और भी चैप्टर्स बचे रह गए हैं, उसके बारे में बात करेंगे, एक वीडियो और बनेगा आर्म्स एक्ट का, देन फिर हम एमसीक्यू उसके बारे में बात करेंगे। आप दोनों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में काफी सारी चीजें हैं, है ना। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, थैंक यू सो मच।